फर्स्ट लॉ क्या है? जड़त्व का नियम, दूसरा नाम है इसका जड़त्व का नियम। और फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, है क्या, डेफिनेशन क्या है? गैलीलियो ने जो जड़त्व के बारे में बताया उसी से न्यूटन ने एक नियम बना, उसी को फर्स्ट लॉ कहते हैं। कहते क्या थे न्यूटन? वो ये कहते थे यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में बनी रहेगी, और यदि गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में बनी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। यही था। तो लिखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ डाल के लिखो, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में बनी रहेगी, और यदि गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में बनी रहेगी। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे कोई एग्जाम्पल बताओ जो आप उसको न्यूटन के फर्स्ट लॉ को देखते हो। जैसे ही पंखा चल रहा है तो ये गति अवस्था में कब तक रहेगा? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे इस पंखे को अगर ऑफ कर दिया जाए तो ये रुक क्यों जाता है? न्यूटन तो ये कह रहे थे कि कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में तो वो गतिमान अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो हम तो केवल इसमें ये चल रहा है, मोशन कर रहा है, हम इसका केवल आगे से ही तो बंद करेंगे। विद्युत धारा जो करंट है उसी को तो बंद करेंगे, तो फिर ये बंद क्यों होता, रुक क्यों जाता है? हाँ, इस पर कौन सा फोर्स काम करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण। वो इसको क्या कर देगा? रोक देगा। और दूसरा इसका घर्षण बल भी लग रहा होगा, तो जब ये हवा में चलेगा तो हवा क्या करेगी? इस पर कोई घर्षण बल लगाएगी कि नहीं लगाएगी? क्यों नहीं? दूसरा, अगर कोई वस्तु इस तरह अवस्था में है तो वो इस तरह अवस्था में बनी रहेगी, ये कह रहे थे। अब जैसे मान लीजिए अगर ये मानकर है, अगर इस तरह दिया जाए तो ये कब तक स्थिर बना रहेगा? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, मतलब ये तब तक स्थिर अवस्था में रहेगा। आप बैठे हैं तो कब तक बैठे रहेंगे? जब तक आप अपने बल मतलब शरीर के द्वारा फोर्स ना लगाएं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की कोशिश ना करें, तो तब तक आप स्थिर अवस्था में बने रहेंगे। पहला नियम यही है कि अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में बनी रहेगी, और अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में बनी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। अच्छा, इसका दूसरा नाम जो है वो जड़त्व का नियम। तो ये लिखो, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। सेकंड लॉ, सेकंड में ये कहते थे कि किसी वस्तु पर जो बल लगाया जाता है वो बल उस वस्तु के द्रव्यमान और द्रव्यमान के कारण उत्पन्न त्वरण, फोर्स के कारण उत्पन्न त्वरण दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? F = m। यानी इसका मतलब क्या है कि वस्तु पर लगाया गया बल, इस
किसके बराबर होगा? उस वस्तु के द्रव्यमान, सही है, और बल की दिशा के कारण बल के कारण उत्पन्न त्वरण, यानी ये क्या होगा? त्वरण, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा उस वस्तु पर लगाया गया बल। सेकंड जैसे लॉ की बात कर रहे हो, तो कोई एग्जांपल बताओ तो आप उसको सेकंड लॉ को देखते हो न्यूटन क्या होगा? कोई नियम, कोई उदाहरण बताओ जिसमें आप सेकंड लॉ देखते हो। यार किसी चीज को सकाते हैं, हाँ, मतलब हम किसी वेग किसका है, तो ये कह रहे हैं कि उस पर लगाया गया जो बल होगा वो किसके बराबर होगा? वस्तु में कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, उस द्रव्यमान के और फोर्स जो लगा रहे हो, यानी बल किसी दिशा में लगाओ तो उस बल के कारण उत्पन्न त्वरण, त्वरण बोले तो क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय, यानी वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल जो होगा वो और उस वस्तु के द्रव्यमान दोनों का अगर गुणा कर दो तो आप जो फोर्स लगाएंगे उसके बराबर होगा। यानी आपको बल कितना लगाना है? अगर कोई मान लो 20 किलो का बाट रखा हुआ है, मैं कहूँगा इसको किसका ही है, तो आपको ये याद करना होगा मुझे इस पर फोर्स लगाना कितना है, तो वो आप न्यूटन के सेकंड लॉ से निकाल सकते हैं। आप क्या करो तो वो 20 किलोग्राम की वजन है वो ले लो, और जो वस्तु मतलब की गतिमान हो रही है वो वेग निकाल लो, समय कितना ले रही है दोनों का अनुपात निकाल लो और दोनों का आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे वस्तु पर इतना बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड लॉ के बारे में इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अच्छा, इसको हम संवेग का नियम भी कहते हैं, यानी हम ऐसे भी बता सकते हैं इसको कि संवेग परिवर्तन की जो दर हो वस्तु वो उस वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर हो, यानी F जो होगा वो किसके बराबर होगा? P के बराबर। किसके बराबर होगा? P। तो इसे हम संवेग का नियम भी कहते हैं। ये लाइन देखो, द्वितीय नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं। अभी इनको हम एक शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, अभी विस्तार से पढ़ेंगे। ये हो गया सेकंड लॉ। थर्ड लॉ की अगर हम बात करें, देखो इसका नाम हो गया जड़त्व का नियम, है ना? इसका नाम क्या होगा? संवेग का नियम। और इसका नाम होता है क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन रूल या लॉ। थर्ड लॉ में क्या था? थर्ड लॉ में न्यूटन ये कहते थे कि प्रत्येक वस्तु पर लगाया गया जो बल है उस वस्तु द्वारा विपरीत दिशा में लगाए गए बल के बराबर। इस नियम को क्या कहा गया? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। जैसे आप अगर दीवार पे गेंद फेंकते हैं तो जिस फोर्स से फेंकोगे दीवार की तरफ, दीवार भी उस गेंद पर उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। तो एक तरफ से आपने क्रिया की और उसके फलस्वरूप क्या हुई? प्रतिक्रिया। तो इस नियम को क्या कहेंगे? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी अगर मान लो आप दीवार पे गेंद फेंक रहे हो, गेंद वापस आपके पास आ रही है और कोई पूछे भी नहीं
हर रोक। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप नाव में हैं और नाव से पानी में कूद रहे हैं, ठीक है, तो आप पैरों से क्या करते हो, नाव पे फोर्स लगाते हो, तो आप ज्यादा आगे जा सकते हो, है ना। और अगर वो नाव नीचे से हटा दी जाए, जैसे आप सोच रहे हैं वैसे मैं नाव से पूछूं, क्या आप आगे जा पाएंगे? क्यों नहीं जा पाएंगे? रीजन क्या है? आप क्रिया तो करेंगे लेकिन प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया ना होने से आप अपनी डायरेक्शन में फोर्स जो लगाएंगे उसके आपकी डायरेक्शन में फोर्स नहीं होगी। तो अगर मान लीजिए आप किसी भी चीज पर क्रिया कर रहे हैं तो उसकी प्रतिक्रिया बल जो लगता है उसे हम न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। देखो, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होगी, उसके बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। अच्छा, जड़ को आप जानते हैं, इनर्शिया आप जानते हैं, क्या होता है? जड़ है क्या, ये बताओ। किसी का विरोध करने से कोई वस्तु आप किस स्थिति परिवर्तन करते हैं, विरोध करने वाला वो होता है, स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है उसे जड़ कहते हैं। किसके कारण? बल के कारण, द्रव्यमान के कारण। ये भाव किसी वस्तु के द्रव्यमान के कारण, अगर वो वस्तु किसी बल का विरोध कर रही है तो उसके इस गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो पहला नियम तो आपका न्यूटन का क्या है? तो फिर आपसे इतना हल्का प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, यहाँ से वेरी कर। पहला नियम तो है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे, और या गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। कोई पूछे ऐसा तो हमें दिखता ही नहीं, कोई जैसा आप बता रहे हो ऐसा तो हमको दिखता ही नहीं, जैसे बस है, अगर बस गति अवस्था में है तो रुक क्यों जाती है? तो उसको तो चलते रहना चाहिए। अगर न्यूटन ये कह रहे हैं तो देखो दो रीजन है इसके। एक तो बस रुकने का कारण आप ब्रेक लगा रहे हैं और क्रिया अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो रुक जाएगी ऑटोमेटिक। और अगर आप ब्रेक ना भी लगा रहे हैं, एक बार चलाने के बाद उसको छोड़ दे रहे हैं तो भी वो कहीं जाकर के रुक जाएगी। रीजन क्या है? उस पर दो फोर्स काम करेंगे जो आपको दिखाई देंगे अप्रत्यक्ष रूप से। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा जो तो सभी पे अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहा है, वो तो सभी पे लग रहा है, और एक आपका घर्षण बल होगा। जब दो परस्पर आपस में रगड़ के चलते हैं तो उनके मध्य उत्पन्न होने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं, जैसे म्यूजिक होते हैं। तो ये दोनों फोर्स वस्तु क्या करेंगे? रोक देंगे। अगर मान लीजिए ये दोनों फोर्स आप हटा रहे हैं बस पे से, तो अगर आपने बस को एक बार स्टार्ट करके चला के छोड़ दिया तो वो बिना पेट्रोल डीजल के चलेगी अगर ये दोनों फोर्स ना हो, और ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है संवेग का नियम। इसमें ये बता रहे हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल है वो उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल का फॉर्मूला याद रखो, इसी से बना दोगे आप कि वस्तु पर लगाया गया बल जो होगा उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर। ये सेकंड है। और थर्ड लॉ है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसमें आप क्या करेंगे? प्रत्येक क्रिया के विपरीत परंतु परिमाण में कैसी होगी? बराबर, और डायरेक्शन में कैसी होगी? विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया। तो इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब एक काम करो, कुछ एग्जाम्पल हैं इंपोर्टेंट। बाय द वे आपसे कोई एग्जाम्पल देकर पूछ ले कि ये एग्जाम्पल कौन से नियम का, फर्स्ट का है, सेकंड का है,
तो एग्जाम्पल लिख लो आप। डिटेल से तो एग्जाम्पल के बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो लिख लो। तो एक टॉपिक बनाइए, इसके एग्जाम्पल हेडिंग बनाओ न्यूटन फर्स्ट लॉ या जड़ के एग्जाम। अब मैं पॉइंट फाइव लिखवा देता हूँ आपको, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करेंगे। देखो, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी की, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी की अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते। उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते। बताओ क्यों? इसे छोड़ दो। ये एग्जांपल किसका हो गया? न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जांपल हो गया, जड़त्व का उदाहरण हो गया। अब ये बताओ, जैसे आप बस में बैठे, अचानक बस चल पड़ती है, आप पीछे की ओर गिर जाते हैं, गिर जाते हैं, कभी महसूस किया है? क्यों? कारण बताओ। कारण ये बताओ ना, लॉ फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है? फर्स्ट है। अब ये बताओ पीछे की ओर क्यों गिर जाते हैं? आराम से बताओ। ब्रह्मावस्था में होते हैं, उल्टा गधे अवस्था में हो गया, इसलिए क्या आप दोबारा बताओ। हम ब्रह्मावस्था में होते हैं हाँ, और बस जो है गधे अवस्था में आती है। तो हमारी बॉडी क्या चाहती है? उसका विरोध हो, मतलब ब्रह्मावस्था में रहना चाहती है, क्योंकि ये न्यूटन ने कहा था जिस अवस्था में वैसी अवस्था में रहना पसंद करेगी वो, तो फिर आप पीछे को गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? सही, यही बात। तो वही हमने ये बताया कि अगर हम बस में बैठे, ठीक है, तो हम स्थिर अवस्था में, बस भी स्थिर अवस्था में, दोनों चीजें। अब जैसे ही मान लीजिए बस अचानक क्या हो जाए, गति अवस्था में आ जाए, तो हमारे पीछे का हिस्सा जो होगा, जो सीट पर रखा है, वो बस के साथ क्या हो जाएगा? ऊपर का हिस्सा जो है वो कैसी अवस्था में? स्थिर अवस्था में, तो वो स्थिर अवस्था में रहना चाहेगा। अब नीचे का हिस्सा गतिमान होगा, ऊपर का स्थिर अवस्था में, तो आप गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? ऐसे एक एग्जांपल और है, जैसे आप पानी का गिलास ले और उस गिलास के ऊपर आप क्या रख दो? एक सिक्का रख दो, कागज रख दो, कागज पत्ता बिल्कुल कट्टे को लेकर के, और उसके ऊपर एक सिक्का रख दो। अचानक अगर आप कट्टे को डालो तो सिक्का गिलास में गिर जाएगा, और धीरे धीरे हटाओ तो साफ आएगा। रीजन क्या है? न्यूटन का कौन सा नियम होगा? फर्स्ट। कारण क्या है? सिक्का कैसी अवस्था में है, और जिस पर रखा है वो अचानक गति अवस्था में हो गया, लेकिन सिक्का कैसा रहना पसंद करेगा? ब्रह्मावस्था में तो सिक्का गिर जाएगा। मतलब जो वस्तु जिस स्थिति में है वो उसी में रहना आप पसंद कर रही है, तो आप समझ जाइए कि वह न्यूटन का कौन सा लॉ होगा? फर्स्ट। ठीक है, देखो दूसरा एग्जांपल लिखो, नंबर 2। चलती हुई मोटर कार की अचानक रुकने पर, चलती हुई मोटर कार की अचानक रुकने पर उसमें बैठा यात्री, उसमें बैठा यात्री आगे को झुक जाता है। आगे को झुक जाता है। बताओ क्या बस ब्रह्मावस्था में? नहीं सर, आदमी 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 ब्रह्मावस्था में, आदमी सर गतिमान अवस्था बोलता है, बस अचानक रुक जाती है तो फिर उसको क्या सर बस के सापेक्ष वो ब्रह्मावस्था में।
ये बताओ, अगर आप बस में बैठे हो और बस चल रही है और आपसे पृथ्वी के सापेक्ष में आपको देखूं, तो आप ब्रह्म अवस्था में गति अवस्था में है, गति अवस्था में हो, पृथ्वी के सापेक्ष गति अवस्था में हो, गति अवस्था में ही हो। बस के सापेक्ष कैसे हो? स्थिर अवस्था हो, ब्रह्म अवस्था। अब देखो, बस रुकेगी जमीन में रुकेगी, तो सापेक्ष किसके देखो, जमीन के सापेक्ष देखो। अब बस चल रही, आप भी इसको दे रहे हैं, पृथ्वी के सापेक्ष दोनों गतिमान। अब बस अचानक रुकती, आपकी बॉडी कैसी अवस्था में थी? गति अवस्था में। तो चाहेगी क्या बॉडी? गति अवस्था में रहना पसंद करेगी। लेकिन बस अचानक रुक जाती है, तो आपकी बॉडी तो आगे को गति अवस्था में रहना पसंद करेगी, तो आगे को बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? तो आप थोड़ा सा आगे को झुक जाएंगे, बस बन जाएगा। यहाँ भी न्यूटन का कौन सा लॉ होगा? फर्स्ट। और तीसरा नंबर 3, बोतल पर रखे गत्ते को, बोतल पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने पर उस पर रखी गेंद बोतल में गिर जाती है। उस पर रखी गेंद बोतल में गिर जाती है। बताओ क्यों गिर जाएगी? न्यूटन का कौन सा लॉ होगा? फर्स्ट लॉ होगा। क्यों गिर जाएगी? आप बताओ। जैसे आपने क्या किया, एक गिलास लिया, ठीक है, उसके ऊपर एक गत्ता रखा, उसके ऊपर एक गेंद रखी, फट्टे को अचानक आपने खींच लिया, वो सिक्की वाली बात है, सिक्का गेंद उसी में गिर जाती है गिलास में। कारण क्या? क्यों गिर जाती? हाँ, गेंद उसकी से हटा लेते हो, गत्ते को, तो गत्ता अपने से क्या हो जाता है? गत्ता गति अवस्था में आ जाता है। और गेंद कैसी अवस्था में थी? तो वो कैसी अवस्था में रहना पसंद करेगी? इसीलिए वो गिलास में अंदर। अच्छा, एक और नंबर 4, खिड़की के शीशे में, खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली मारने पर, बंदूक की गोली मारने पर शीशे में एक गोल छेद हो जाता है। परंतु पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा मारने पर पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा मारने पर शीशा चटक जाता है, शीशा चटक जाता है। बताओ क्यों? गोली मारो, शीशे में छेद हो जाएगा, पत्थर मारो, पूरा शीशा चटक जाएगा। रीजन क्या? पता है? नहीं पता? चलो गोली का वेग पत्थर के सापेक्ष बहुत ज्यादा है, और पत्थर का वेग गोली के सापेक्ष बहुत कम होगा कि नहीं? अब मान लीजिए जो चीज आप ज्यादा वेग से भेज रहे हैं किसी के पास, तो वो उसके वेग को सहन नहीं कर पाएगा, जिससे टकराएगा। अब जैसे गोली आई और आपके शीशे पे टकराई, उस शीशे का जितना एरिया उसके सामने पड़ेगा, वो हिस्सा झेल नहीं पाएगा उस वेग, वो हिस्सा बाहर निकल जाएगा, गोली के साथ टूट के अलग हो जाएगा। और पत्थर आपने लिया तो वेग थोड़ा कम होगा, तो वो वेग को शीशा क्या करेगा? थोड़ा सा सहन कर लेगा, झेल लेगा उसको थोड़ा सा।
क्या होगा कि जब आपका पत्थर उसमें लगेगा शीशे में तो पार ना लेकर के निकल भी सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वेग झेल लेगा। वो झेलने से क्या होगा कि जो उसकी शीशा है उसमें जगह मतलब क्या पड़ जाएंगी, दरारें पड़ जाएंगी, यानी उसका फोर्स जो लगेगा इसके द्वारा, पत्थर के द्वारा, वो शीशे पे बट जाएगा। और जबकि अगर मैं बात करूँ गोली का जो फोर्स होगा वो बटेगा नहीं, वो सीधा उसको बाहर लेकर पार। इसलिए गोली से अगर आप मार रहे हैं, गोली मार रहे हैं उसमें शीशे में, तो वो छोटा सा गोल छेद बना दे। और अगर पत्थर मार रहे हैं तो आपका पूरा शीशा चटक जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा डैश करके लिखो, क्लियर करा देता हूँ। देखो, जिस स्थान पर गोली लगती है उस स्थान के शीशे में तेज गति पैदा हो जाती है। तेज गति पैदा हो जाती है, परंतु शीशे का शेष भाग जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहता है। विरामावस्था में ही रहता है। जब गोली जाती है, शीशे से टकराती है, तो शीशे का वो भाग जो गोली के सामने पड़ता है वो तो वेग के साथ गतिमान हो जाता है, बाकी हिस्सा जो रह गया शीशे का वो विरामावस्था में बना रहता है। क्यों? न्यूटन का पहला नियम ये कह रहा है कि जो वस्तु विरामावस्था में है वो विरामावस्था में ही रहना पसंद करेगी, गति अवस्था में आना पसंद नहीं करेगी। आगे जब तक वह भाग गतिशील हो तब तक गोली आर पार निकल चुकी होती है। अतः गोली लगने के स्थान पर छेद हो जाता है। गोली लगने के स्थान पर छेद हो जाता है। अब जिस जगह पर गोली लगेगी शीशे में उतना भाग शीशे का जब तक वो गतिशील होने का प्रयास करता है, कौन सा शेष भाग, तब तक वो गोली के सामने का भाग जो है वो शीशे से पार हो चुका होता है। गोली उसको पार कर चुकी होती है, अपने साथ ले जा चुकी होती है, तो शीशा तो रह जाएगा विरामावस्था में, और जो गोल छेद का भाग है शीशे का वो गोली के साथ क्या हो जाएगा, गतिमान हो जाएगा। तो ये बताओ, शीशा विरामावस्था में था, विरामावस्था में नहीं रहना उसने पसंद किया, तो ये न्यूटन का कौन सा नियम, बोलो, फर्स्ट लॉ होगा। दूसरी बात, पत्थर जब आप शीशे पे मारते हो तो उस पत्थर के वेग का कम होने के कारण जब तक पत्थर बाहर निकलता है तब तक वो शीशा उस वेग को भी ले लेता है, और लेने के कारण क्या होता है, अब जब वेग लगाओ उसी चीज पे, फोर्स लगाओगे तो वो चीज चटकेगी, टूटेगी या मुड़ेगी, कुछ तो होगा उसमें, तो शीशा क्या होता है, वो वेग धारण कर लेता है और पूरा क्या हो जाता है, चटक जाता है। बात समझ में आई? यानी गोली मारेंगे आप शीशे में तो वो बाहर क्यों निकलेगी, मतलब उतना छेद क्यों होगा, क्योंकि गोली का वेग बहुत ज्यादा है। वेग ज्यादा होने से जो हिस्सा उसके सामने पड़ता है वो गतिशील हो जाता है, बाकी शीशा जो है वो स्थिर अवस्था में रह जाता है। दूसरी बात, पत्थर का वेग कम होने के कारण शीशा उस वेग को ले लेता है, और वेग जब शीशे पे पड़ेगा तो टूटेगा, चटकेगा, इसलिए पत्थर मारने पर शीशा चटक जाता है, जबकि गोली मारने पर शीशे में उतना भाग में गोल छेद हो जाएगा। नियम कौन सा लगेगा, न्यूटन का बोलो, स्पष्ट। आगे थोड़ा होगा, परंतु पत्थर का वेग, परंतु
पत्थर का वेग कम होगा अतः उसके शीशे के पार निकलने से पहले ही उसके शीशे से पार निकलने से पहले ही शेष शीशा भी वेग ले लेता जिससे शीशा चटक जाता। बात समझ में आ गई? गोली मारने पर तुम्हें शीशे में छेद क्यों हो जाता है? गोली का वेग अधिक होता है, गोली के सामने जो हिस्सा बढ़ता है वो स्थिर हो जाता है, बाकी कैसा रह जाता है? स्थिर अवस्था में। और पत्थर मारने पर वेग कम होने के कारण उस वेग को शीशा भी धारण कर लेता है, जिससे शीशा आपका चटक। ठीक, अगला पॉइंट देखो। कंबल को हाथ में पकड़कर, कंबल को हाथ में पकड़कर झाड़ने पर धूल के कण गिर जाते हैं, धूल के कण गिर जाते हैं। बताओ क्यों गिर जाते हैं? जैसे कंबल आपने ले लिया और उसमें डंडे से ऐसे पटपटा रहे हो, उसको पीट रहे हो, तो धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। क्यों? रीजन, कारण क्या? बोलो। गैस बीच में डालती है एलपीजी गैस। बताओ भाई, कंबल को अगर आप डंडे से पीटे तो उसमें धूलिकण नीचे गिर जाते हैं या नहीं? क्यों गिर जाते हैं? बताओ। ये बताओ, मैं लोगों को कौन सा क्या उसकी जगह पंजाब में लगवा रहे हो तो वो ही है ना? मैंने ये तो पूछा ही मैं बताओ भाई, हर ड्रामा अवस्था में होते हैं, कंबल आ जाता है। क्यों भाई? बिल्कुल सही बात है, बात यही पर है भाई। कंबल ऐसे है, अब उसमें कंबल एकदम स्थिर अवस्था में, धूल के कण भी स्थिर अवस्था में होंगे। अब आपने डंडा लिया और उसमें तेज कर दिया तो कंबल क्या हो जाएगा? वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होने का मतलब गतिमान हो जाएगा। अब कण कैसी अवस्था में रहना पसंद करेंगे? विरामावस्था में, तो कंबल आगे बढ़ जाता है, कण गिर जाते हैं तो नीचे को गिर जाता है। तो ये भी कौन सा नियम हो? फर्स्ट लॉ। आगे देखो, अगला पॉइंट कितने हो गए? एग्जाम्पल। क्योंकि देखो ये पॉइंट नहीं है, ये नहीं कोई अंतर पड़ेगा, आपके 4 हो गए बहुत है। एग्जाम्पल आपको ज्यादा से ज्यादा दिमाग में रहना चाहिए। कोई एग्जाम्पल अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप बता सको। वैसे तो ये है कि अब आप ये देख लो उसमें गति अवस्था विरामावस्था वाली बात आ रही है कि नहीं आ रही है? वो बात आ रही है तो समझ जाओ कि न्यूटन का कौन सा लॉ होगा? फर्स्ट लॉ का होगा। ठीक है, फिर भी लिख लो। अगला लो, हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए, हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को पृथ्वी पर, हत्थे को पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकते, ऊर्ध्वाधर पटकते। जैसे आपने हथौड़ी देखी पीटने वाली, उसको आपको ठोकना होगा उसमें डंडे, जो उसका पकड़ने वाला डंडा होता है उसमें, तो आप क्या करते हो? उसको लगा के उसमें ऐसे जो ऊर्ध्वाधर सीधा ऊर्ध्वाधर ऐसे, तो आपका हथौड़ी जो होता है वो नीचे बैठता चला जाता है। क्यों? क्या हथौड़ी है?
का उछालना, खेल के गेंद का उछालना। अब देखो आपके हाथ में गेंद है, आप हाथ में आप भी गतिमान गेंद भी गतिमान दोनों। आपने क्या किया, गेंद को ऊपर, अब अकॉर्डिंग लॉ आप कैसे ऊपर करके गति अवस्था में, तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। और गेंद को आपने छोड़ दिया तो वो कैसी अवस्था में, वो तो विराम अवस्था में होकर वहीं रुकना चाहिए। लेकिन फिर भी गेंद आपके हाथ में आ रही है, क्यों? दोनों गति अवस्था में नहीं क्योंकि गेंद भी कैसी अवस्था में है, गति अवस्था में। तो नहीं, आप बताओ 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 आप बताओ क्या सर। जैसे आप गेंद डिब्बे में बैठे हो, आप गेंद ऐसे कर रहे हो, हाथ में आ रही है मेरा है, कायदा तो ये बनता है कि गेंद ऐसे छोड़ो तो उसको पीछे ले जाना चाहिए, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। अब जैसे मान लो कोई क्रिकेट की गेंद आ रही है, आप कैच लेके ठीक है, आप इधर को भाग रहे हो, गेंद इधर को भाग रही है। अगर आप उसकी डायरेक्शन से आगे बढ़ गए, गेंद आपके पास आएगी तो उसी हिसाब से, जिस हिसाब से बता रहा हूँ उस हिसाब से, तो आप अगर ट्रेन में बैठे हो, गेंद उछाल रहे हो, जैसे आप ऊपर छोड़ोगे तो आप तो गतिमान है ट्रेन के साथ, तो आपको गतिमान हो जाना चाहिए, गेंद पीछे करना चाहिए, लेकिन वो तो आपके हाथ में आ जाती है। मतलब गेंद पार चली जाएगी ट्रेन से, अच्छा कहने का मतलब ये छत पे बहुत ज्यादा हाइट पे पहुंचा रहे हैं, तो ये बात सही है। जैसे गेंद को आप बहुत ज्यादा हाइट पे पहुंचा रहे हैं, उसको पहुंचने में बहुत ज्यादा समय अंतराल लगा, तो गेंद आपके हाथ में, लेकिन मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि आप उसके अंदर बैठे डिब्बे में, तो बिठाना नहीं, घर में उसमें 11,000 का करेक्ट लगाता होता है, तो मैं डिब्बे की बात करूँ, डिब्बे में ऐसे उछाल रहे हो आप गेंद को, बराबर आपके हाथ में आती है। तो रीजन क्या है उसका? कारण ये है कि गेंद भी गति अवस्था में और आप भी गति अवस्था में, दोनों लोग रहने की ऐसी अवस्था में पसंद करोगे गति अवस्था में, तो गेंद बराबर आपके हाथ में आती है, ठीक है। तो ये भी कौन सा बैट से बॉल हम लोग बार-बार मारते हैं, ये भी जरूरी होता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया का हो। अगर गेंद ऐसे मार रहे हो आप, फोर्स में लग रही है, तो वो क्रिया प्रतिक्रिया का, गेंद का फोर्स बल्ले पे, बल्ले का फोर्स गेंद पे, गेंद का बल्ला, तो ये आपस में देखो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कितने हो गए? 7। ये कौन लिखोगे? लंबी कूदने वाला खिलाड़ी कूदने से पहले तेज दौड़ता है, लंबी कूद जानते हो आप? बेहता, आपकी बात समझ रहा हूँ। तो आप बेहता जोर से भागते क्यों मारते? वहीं मारते हो। जैसे आपकी क्षमता है 12 फुट 14 फुट 15 फुट, मैं आपसे कहूँ यहाँ खड़े हो जाओ, जहाँ से मार रहे हो, और यहीं से 15 फुट कूद के देखो, कूद लोगे? कूद लोगे? नहीं कूद पाओगे। आप फिर थोड़ी दूर जाओगे और थोड़ी दूर से भाग के आओगे और फिर 15 फुट कूद जाओगे। रीजन कारण है हाँ, अगर आप गति अवस्था में होंगे तो आपकी बॉडी किसी अवस्था में रहना पसंद करेगी, गति अवस्था में और स्थिर अवस्था में हो तो वो तो अपने आप को वैसे ही स्थिर अवस्था में रहना पसंद करेगी। तो फोर्स ज़्यादा कहाँ मिल जाएगा, हमको ताकत ज़्यादा कहाँ मिल जाएगी? दौड़ के मारने में, तेज दौड़ के मारने से। तो ये भी न्यूटन का कौन सा लॉ हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। तो इसे लिखोगे या नहीं? क्यों नहीं? ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट। अब एग्जाम्पल किसके लिखेंगे? न्यूटन के एफिशिएंट ड्यूटी ऐसे बनाओ, जैसे बनाया फर्स्ट लॉ या नियम के उदाहरण
सेकंड लॉ या संवेग के नियम के उदाहरण। क्रिकेट की गेंद का कैच लेगा। क्रिकेट की गेंद का कैच लेगा। बताओ, क्रिकेट की गेंद का कैच लेना, मैंने ये बताया था कि संवेग परिवर्तन की जो दर होगी वो वस्तु द्वारा लगाए गए बल के बराबर होगी। किस लॉ में बताया है? सेकंड लॉ। डिफरेंट। आप क्रिकेट की गेंद को जब रखते हैं तो उसको थोड़ा सा पीछे खींचते हो आप। क्यों? रीजन क्या है? डायरेक्ट कैसे पकड़ो? कैच ऐसे लेते हो मुझसे लोग, पता चलता है कभी मूवमेंट गेंद रह जाती है। अगर आप ऐसे कैच ले रहे हैं, सामने से गेंद आ रही वहीं रख रहे हैं हाथ को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब तो अच्छा कैच पकड़ना कहेंगे। या फिर जैसे गेंद आ रही है उसको थोड़ा सा पीछे ले रहे हो तो ज़्यादा अच्छा हो। पीछे को ले रहे हो, क्यों लेते हैं? गेंद का संवेग कम हो जाता है, तो संवेग कम होने से क्या हो जाता है? हाथों में कम क्यों लगती है? क्रिया प्रक्रिया का नहीं लगता है। और पीछे को खींच लिया तो कौन सा लगेगा? गति मिलेगी, उसकी गति कम हो जाएगी। ये गति कम हो जाएगी, बात सही है। संवेग कम हो जाएगा। संवेग कम होने से आपके हाथों में चोट कम लगेगी। चोट को हाथ में क्यों कम लगेगी ये बताओ, और ज्यादा क्यों लगेगी? किसके कारण? मैं बात बताओ। बिल्कुल सही बात है, ये तो बताओ, बल के कारण। अरे तो गेंद आप पर बल लगाएगी तो किस पर निर्भर करेगा? संवेग पर निर्भर करेगा। अगर मान लीजिए उसका वेग आपने धीरे धीरे स्लो कर दिया तो धीरे धीरे बल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और आपने अचानक हाथ लगा दिया, संवेग कम किया नहीं और बल को कम करना चाहते हो, संभव है? क्योंकि पहले बता चुके हैं संवेग परिवर्तन की जो दर होगी वो उस वस्तु द्वारा लगाए गए बल के बराबर होगी। तो आप क्या करोगे? गेंद को कैच लेते समय क्या कर लो? उसका पहले संवेग कम कर लो। संवेग कम कर लोगे तो वस्तु द्वारा लगाया गया जो बल होगा आपके हाथ पर, यानी चोट जो होगी वो थोड़ी सी कम होगी। तो कौन सा नियम लगाया? क्रिकेट का खिलाड़ी अगर आप कैच लेते समय हाथों को पीछे खींच रहा है तो संवेग कहीं भी कम किया जा रहा हो, मतलब बल कम करने के लिए संवेग को कम किया जा रहा हो, तो समझ लेना कि न्यूटन का कौन सा नियम होगा? सेकंड नियम। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दुपहिया व चार पहिया वाहन असमतल मार्ग पर चलते हैं तो इस पर काफी झटके लगते हैं। तो इस पर काफी झटके लगते हैं। परंतु समतल पर झटके कम हो जाते हैं। जैसे वाहन आप चला रहे हो, ये बताओ एक समतल रोड है और एक ऐसा रोड है ऊंचा नहीं, तो आपको झटके किस पर ज्यादा लगेगा? जो ऊपर नीचे है उस पर।
क्यों? प्लेन पर झटके क्यों नहीं लगते, समतल पर क्यों लगते? वो सॉरी, समतल पर झटके नहीं लगते, लेकिन जो प्लेन ना हो और ऊपर नीचे हो तो उस पर ज़्यादा झटके क्यों लगते? रीजन क्या है? संवेग कम नहीं होता है, मतलब ये वो चलाते हैं हम एक स्पीड से गाड़ी चलाए धीरे चलाए, उसका संवेग कम नहीं होता, उसी स्पीड में होता है, इसलिए वो गाड़ी मतलब ये प्रक्रिया भी कह सकते हैं। आवेग कह सकते हैं। आवेग का सूत्र क्या होता है, याद है? आवेग प्रतिबल बल में गति होता है, वही होता है आवेग को। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, ये जैसे प्लेन पर आप जा रहे हैं, प्लेन पर जब आप जा रहे हैं तो आपका जो वेग होगा वो कांस्टेंट होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। और जब आप किसी ऐसे रोड पर जा रहे हो जो ऊपर नीचे है तो उस पर आपका वेग क्या होता रहेगा, लगातार बदलेगा। और लगातार बदलने से फोर्स भी तो बदले, भाई वेग बढ़ेगा तो वेग फोर्स बढ़ेगा और वेग घटेगा तो फोर्स घटेगा। आप जैसे देखो, मान लो गाड़ी कोई ऊपर से नीचे को आ गई, वेग बढ़ेगा, अब वेग बढ़ेगा तो उस समय उस वस्तु द्वारा लगाया गया जो बल है वो भी तो बढ़ेगा। अब जैसे आप ऊपर से ज़्यादा ऊपर से नहीं है, पूरी प्लेन की बात करता हूँ, ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं इस तरीके से, तो वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो फोर्स भी तो बढ़ेगा घटेगा। और जब हम किसी का फोर्स बढ़ाते घटाते हैं तो वो चीज़ झटके मारना शुरू हो जाती है। जैसे हम किसी वस्तु पर भी है, फोर्स एकदम बढ़ा है, घटा है, तो वो क्या होगा, आगे पीछे होने लगेगी, वाइब्रेट होने लगेगी, नहीं होने लगेगी। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि वेग लगातार बदलने से आपका फोर्स कम ज़्यादा होने के कारण झटके क्या लगते हैं, अधिक लगते हैं। और वेग कांस्टेंट रहने पर फोर्स कांस्टेंट रहता है तो हमें झटके महसूस, ठीक है। ये बताओ, पहला मानते हो आप, ध्यान से सुनो मेरी बात, तो जिस जगह तुम गिरते हो जाते हो तो जगह का घोड़ा क्यों जाता है, पानी से हवा पड़ा हो, उससे किसी से पलटी वगैरह कुछ भी हो जाए तो उससे आप कूदते क्यों हो? ऐसी जमीन रंगिया तो क्यों, ऐसी जैसी हुआ है वैसी जमीन रंगिया पर ऐसे तुम्हारा करो वैसे क्यों हमारे में से किसी है नहीं मानते हो तो वो जमीन को क्यों खोदते हो? ऐसी रंगिया का उसका संवेग कम करना जमीन का तो खुद का बात सही है, कोई नियम लगेगा कैच पकड़ने वाला, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने आप कूदे उसके ऊपर तो वो फोर्स को लगाएगा डेफिनेट जिस पर कूदोगे। अब मान लीजिए अगर आप उसके ऊपर कूदे और पैर आपके धीरे धीरे गए नीचे को तो वो फोर्स कम लगाएगा। और वो स्ट्रॉन्ग बैठा है बिल्कुल एकदम टनाटन और उसके ऊपर अगर कूद गए तो वो फोर्स क्या करेगा, वेग का संवेग तो होगा नहीं और संवेग कम नहीं होगा तो फोर्स ज्यादा लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तो पैरों में क्या होगा, चेहरे मच जाएगी बहुत तेज। अगर मैं कहूँ आपसे कहता घुमाओ ऐसी जमीन पे तो मान दोगे, क्यों नहीं मारोगे, क्यों नहीं मारोगे, पैरों में लगेगी, यानी संवेग कम नहीं होगा। सडनली आप संवेग को कम करेंगे, करने की कोशिश करेंगे तो तुरंत तीसरा नियम लग जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया। जितना जितना संवेग तुम उस पर लगाओगे वो भी कम नहीं पड़ेगा, पीछे नहीं हटेगा, वो भी उतना ही आप पर फोर्स लगा देंगे तो पैर टूटने की पूरी पॉसिबिलिटी है। बात समझ गए? यानी प्लेन मतलब फर्श पे कूदना और खुदी हुई मिट्टी पे कूदना, इनमें दोनों में क्या अंतर है? न्यूटन का कौन सा नियम लग जाता है? दूसरा नियम, ठीक है। यानी ये पूछा जाए आपसे, कहता मारने वाला खिलाड़ी उस जमीन को क्यों कूदता है, तो ये कौन, न्यूटन के सेकंड लॉ के कारण कूदता है। वो पूछे सेकंड लॉ से क्या हो जाता है, तो ये बताओ सेकंड लॉ से ये हो जाता है जब वो कूदता है उस मिट्टी पर तो उसका संवेग क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है, तो उसके द्वारा लगाया गया फोर्स भी क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है, यानी एकदम नहीं लगता उसमें, तो उसके पैरों में चोट नहीं लगती, ठीक है। अब देखो
लिखो नंबर 1, बहुत दीवार पर गेंद मारना। दीवार पर गेंद मारना। और नाव से पानी में कूदना। अच्छा ये बताओ, ये कौन सी नियम का उदाहरण होगा? जैसे फल लगे हैं वृक्ष और आपने जाके डाली हिला दी, जैसे आम लगे हो पके और आपने जाकर के डाली हिला दी तो वो आम टूट के नीचे गिर जाएगा। कौन सा नियम है? फर्स्ट, क्योंकि वो इस तरह अवस्था में होते हैं, डाली को आप गति अवस्था में ले आते हैं तो वो डंडन क्या होता है, टूट जाता है और टूटने के कारण फल जो है वो जमीन से नीचे गिर जाता है। और ये जो न्यूटन के थर्ड लॉ है और नियम देखो कोई था, एक देखो रॉकेट में ज्वलनशील पदार्थ को जलाकर गैस उत्पन्न करने से रॉकेट का आगे बढ़ना, रॉकेट का आगे बढ़ना। रॉकेट देखो उसमें होता क्या है कि जो गैस भरी होती है और वो गैसें जलती हैं, पीछे वो क्या करती हैं, फोर्स लगाती हैं। जब वो बाइक से टकराती है तो वो आपका जो रॉकेट है वो अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है। तो रॉकेट में अगर गैस भरकर उसको चला रहे हो तो ये भी कौन सा नियम होगा? क्रिया का नियम। अच्छा दीपावली पे आप पटाखे जलाते हो तो उसमें भी रॉकेट चलाते हो, आपको ऊपर क्यों उड़ जाता है? हाँ, जो जलने पर जो गैसें होती है वो ताकत के साथ पीछे को निकलती हैं। अब बाइक से टकराने से उसको क्या मिल जाती है, फोर्स मिल जाता है, ताकत मिल जाती है, तो वो रॉकेट आपका ऊपर को पड़ता है। ठीक है, ये भी कौन सा नियम होगा? न्यूटन का थर्ड। आगे बंदूक से गोली चलाने पर, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर, चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। बताओ क्यों? तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जब गोली आप चलाते हो, गोली भागती है आगे, बात सही है, तो उसका फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो बंदूक किधर को आगे पीछे की ओर, तो उसको धक्का लगेगा थोड़ा सा। ये भी कौन सा नियम होगा? थर्ड। ठीक है, अच्छा ये भी कुएं से जल खींचते समय, कुएं से जल खींचते समय अचानक रस्सी टूट जाने पर, अचानक रस्सी टूट जाने पर रस्सी को खींचने वाला व्यक्ति, रस्सी को खींचने वाला व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। बताओ क्यों? जैसे आप कुएं से पानी भर रहे हो, रस्सी खींच रहे हो, ऐसे बाल्टी में पानी भर आ रहा है, अचानक रस्सी टूट जाए तो आप पीछे गिर जाते हैं। क्यों? रीजन बताओ। सर इसमें दो कंडीशन बनेगी, बताओ कौन कौन सी? एक तो हम बाल्टी छोड़ रहे हैं तब टूट जाए तो हम पीछे नहीं गिरेंगे। बाल्टी छोड़ने बाल्टी छोड़ दो सडनली,
और आप पीछे नहीं गिरोगे, भरी हुई बाल्टी गिर जाओ। खींच रहे हो तो गारंटी से गिर जाओ, और छोड़ने में गारंटी से पूरा नहीं गिरोगे तो थोड़ा सा महसूस तो होगा, गारंटी नहीं है। अब खाली बाल्टी है, आप उसको ऐसे रखा के छोड़ दे रहे हैं, ऐसे मान लो आपके सापेक्ष अब आपका वजन है 90 किलो 80 किलो और बाल्टी का वजन है 1 किलो, तो वो लगभग शून्य हो गया, ऐसे मान लो लगभग नगण्य हो गया, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, बाल्टी में 10-20 किलो वजन है और आपको पकड़े पड़े हो उसको ऐसे और छोड़ रहे हो तो झटका तो लगेगा, ये गारंटी है। अब गिरोगे कब? रस्सी टूट गई पूरी तरीके से तो पीछे गिरी जाओ। अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे हो, जैसे नीचे को मान लो, अब आप पकड़े खड़े हो तो फोर्स थोड़ी लगा रहे हो उस समय, और जब खींच रहे हो तो ताकत लगा रहे होगे उस समय, और रस्सी टूट जाए तो आप पीछे क्यों गिर जाते हो? क्योंकि जब बाल्टी ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है क्रिया प्रतिक्रिया चल रहा होता है। कैसे? आप बाल्टी तो कह रही है नीचे को आ जा और तुम कह रहे हो ऊपर को आ जा, तो कौन सा नियम लग गया? क्रिया प्रतिक्रिया का लगा। अब तुमने क्या किया? तुमने तो लगाया और उसने छोड़ दी उसने कहा कि जा बेटा, मतलब आप ऊपर भी तो लगाओगे। अब रस्सी टूट गई तो उस तुम्हारी क्रिया की प्रतिक्रिया तो नहीं हुई, तुमने तो क्रिया की ऊपर को, अब वो फोर्स ना उसको चाहिए प्रतिक्रिया मिली नहीं, अब आप उसको ऐसे खींचिए तो पीछे गिर पाओगे कि नहीं गिर पाओगे? तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा? न्यूटन के 30 नियम। ठीक है, अब देखो भाई इसके एग्जाम्पल मेनली ये है, एग्जाम्पल पे ध्यान मत दो, मेनली आप इस बात पर ध्यान दो कि यहाँ पर कंडीशन कौन सी बन रही है, कंडीशन पे विशेष ध्यान दो। एग्जाम्पल तो ऐसे कितने याद करोगे, उसके दिमाग में पता नहीं क्या आ जाए। अरे जो एग्जाम्पल पूछे जरूर थोड़ी कोई वैसे ही पूछेगा, कोई नया एग्जाम्पल बना के तैयार कर है ना। वो कह दे मेरे हाथ में डस्टर था, मैं डस्टर ऊपर को खींच रहा था और डस्टर छूट जाने से मैं पीछे को गिर गया। अब तुम सोचोगे यार सर ने ये तो पाया ही नहीं, सर ने ये तो क्या बताया ही नहीं, है ना। तो वो चीज नहीं, आप ये देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या हो रही है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल। ठीक है, रिफाइन इसलिए है कि बिल्कुल नगण्य रखा जाता आपको, उसमें एग्जाम्पल में वो भी सही नहीं था, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल आपको देने चाहिए थे जिससे कि क्लियर हो जाती है और क्लियर हो भी गई। अब देखो न्यूटन के गतिशील समीकरण हो गए कितने? 3 समीकरण पड़ेंगे, है ना। उसमें तो जी काम करता है और इसमें क्या काम करेगा? ए काम करेगा, एक्सेलरेशन, है ना। तो वो न्यूटन के तीनों गतिशील समीकरण और उनकी न्यूमेरिकल, मेनली इसके न्यूमेरिकल है। न्यूटन नियम तो आई थिंक बहुत कम पूछे गए, कभी कभार न्यूटन पूछा गया है, न्यूमेरिकल ही पूछा गया। 3 समीकरण बिल्कुल सरल है, उनमें कुछ नहीं है, और सवाल भी बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं। इसमें एक नियम जड़त्व का नियम और थोड़ा सा उसको विस्तार से उसके न्यूमेरिकल करा देंगे और ये तीनों नियम करा देंगे, फिर आपका ये चैप्टर ये टॉपिक भी, और ये टॉपिक है आपका न्यूटन का गतिशील